हेलो। तो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं एक नए टर्म को, दैट इज सेड टू बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस, और दैट इज सेड टू बी द हीट ऑफ रिएक्शन। अभी आपने हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म को सुना है। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैसे निकाले? तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट के एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर एंथैल्पी चेंज, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। कोई डाउट इसमें नहीं है? नहीं। तो अभी आप बोलोगे सर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी, जानते हो, ठीक है। वैल्यू जीरो आएगी तो क्या बोलोगे? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसका एंथैल्पी चेंज अगर मुझे निकालना हो तो फॉर दैट रिएक्शन वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या क्या देना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जनरली आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी, जैसे कि एग्जांपल लिखो, फिर बात करते हैं। CH4 प्लस O2 गेट्स कन्वर्टेड टू CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जनरली आप बोलोगे सर दिस इज सेड टू बी द टर्म व्हाट वी कैन से दैट इज CH4 प्लस O2 कन्वर्टेड टू CO2 प्लस H2O इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन जो है दिस इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबशन का केमिकल रिएक्शन। एक तो आपको पेपर में दिया जाएगा, पहली बात, और ध्यान रखना, या तो अगर पेपर में रिएक्शन दी नहीं गई तो बोलेगा फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, फॉर द कंबशन ऑफ ऑक्टेन, इस प्रकार के प्रॉब्लम रहेगी। और बोला है कि कैलकुलेट दी एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, कंबशन की एनर्जी निकालो, या वेराइटी ऑफ रिएक्शंस दिया। तो अगर उस रिएक्शन का एनर्जी चेंज निकालना है, अभी हमारे पास समझो ये रिएक्शन है, मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? बोले डेल्टा H इक्वल टू व्हाट, एंड दैट इज सेड टू बी समेशन ऑफ Hp माइनस समेशन ऑफ Hr, मतलब H ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स H ऑफ H2O माइनस H ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू एच ऑफ O, है ना। इन प्रकार से प्रोडक्ट की एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने क्या लिखा? H ऑफ CO2, H ऑफ H2O, 2 इंटू एच ऑफ H2O, क्योंकि दो वाटर है। फिर उसके बाद ये हमारे प्रॉब्लम्स आपने उसको भी सॉल्व किए, ठीक है ना, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो कुछ नहीं। तो अगर आप बोलोगे सर प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकाले तो मुझे डेल्टा H मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त मैंने कुछ खबरदारी बताई थी, और वो बातें ऐसे थी, जनरली सभी की एंथैल्पी एक यूनिट में होना चाहिए। वैल्यू शुड बी इन 1 यूनिट, ठीक है। सभी की वैल्यू एक यूनिट में होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, लेकिन कभी कभी आपको एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड की वैल्यू दी ही नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। अभी और हीट ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग देखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो फिर एक कंडीशन देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की एंथैल्पी जो होती है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसलिए चौंकने की कोई बड़ी बात नहीं। और तीसरा टर्म मैंने बताया था, वो टर्म को ध्यान रखना कि एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट, एलिमेंट इन नेचुरल फिजिकल स्टेट, their enthalpies taken as जीरो, उसकी एंथैल्पी क्या कंसीडर की जाए, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। मतलब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त तीन चीजों का ख्याल रखें, इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। एंथैल्पी ऑफ CH4 इज इक्वल टू इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज माइनस और 75 किलो जूल। व्हाट अबाउट द एंथैल्पी ऑफ CH4? तो माइनस 75 किलो जूल। पहली बात, एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट देयर एंथैल्पी इज टेकन एज जीरो। ये कांसेप्ट आपको बिल्कुल सही पता है। तो बोलेगा ऑक्सीजन का एंथैल्पी क्या होगा? नेचुरल ऑक्सीजन O2 का एंथैल्पी क्या होगा? बोले जीरो, देयर एंथैल्पी। सोडियम का एंथैल्पी क्या होगा? जीरो। तो इस प्रकार से कंडीशन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एंथैल्पी दिया नहीं तो आप जीरो लिखोगे, और इसकी एंथैल्पीज दिए तो आप डिफरेंस निकालोगे और आंसर निकालोगे। लेकिन एंथैल्पी के जगह हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो फिर एक कंडीशन देखो, कर सकते ना।
तो इन प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तो रिएक्शन दी है या रिएक्शन नहीं दी है, तो फिर आप बोलोगे सर क्या होगा, रिएक्शन लिखने की ताकत है सर हमारे में। दूसरी बात है सबके एनर्जी यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरी खबरदारी जो एलिमेंट इन द नेचुरल स्टेट देयर एंथैल्पी इज टेकन एज जीरो। इस तरीके से एक बार देखो किसी ने पूछा कि हुज एंथैल्पी इज जीरो, H2 की एंथैल्पी जीरो है कि H की एंथैल्पी जीरो है कि H पॉजिटिव की एंथैल्पी जीरो है कि H नेगेटिव की एंथैल्पी जीरो है। आप बोलोगे सर देखो ये H2 नेचुरल है, ये नहीं नेचुरल है सर, इसलिए एंथैल्पी ऑफ H2 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखें। तो इसी तरीके से हमारे तीन कंसेप्ट भी क्वेश्चन बहुत लेके आएंगे। ये फार्मूला भी आपको बहुत सारा एक बात को सोचने के लिए मजबूर करेगा। ये रिएक्शन भी कभी लिखनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम लोग उन टर्म को देखना चाहते हैं एक बात देखो, जो हमारे पास समय है, हम लोग बैठे हैं घर में और आप पढ़ रहे हो, आप लोग सर बैठे हैं तो बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं, इधर उधर वो भी देखना पड़ता, सबको संभालना पड़ता, बाकी भी सब कुछ करना पड़ता, लेकिन बेटा ये भी करना है। तो इसी तरीके से ये फार्मूला, इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए गए, कुछ डाउट नहीं थे। अगर हो गए तो आप जरूर बताएं कंडीशन, देखो हम लोग उसको आगे इसमें कोशिश करेंगे और बताने की समझाने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे सर आपको हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में तो पता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग प्रोसेस रिएक्शन की एंथैल्पी बोला है, डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन उन रिएक्शन को हम लोग एक कंडीशन को डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एज फॉलोज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है। अब लगे ये क्या बता रहे सर, वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये एक जनरल टर्म रहेगा। तो अगर वो फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए बोलो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जितनी सारी ट्रांजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, इन सभी प्रकार के आप एंथैल्पीज फॉर द वेरियस रिएक्शन व्हिच वी हैव टू कंसीडर। अब इसमें एक्चुअली क्या फर्क है सर, तो रिएक्शन तो मतलब रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन आप फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रुख कुछ और तरीके, जैसे 10वीं में बताया ना आपने, बोला था दैट इज सेड टू बी, क्या कंसीडर किए थे हम लोगों ने, रिएक्शन पढ़े थे, कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपने रिएक्शन बोला था, रिएक्शन इज नथिंग बट रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड, टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन में जनरली अगर आपके कंपाउंड किस प्रकार से रिएक्ट हो रहे हैं और क्या मिल रहा है, किस प्रकार से चीजें मिलती है, एक सब्सटेंस अगर 4 में कन्वर्ट हो रहा है उसको डिकम्पोज बोलोगे आप, ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है और भलता ही कुछ मिलता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे तो उसको आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते। वैसे ही यहां पे केमिकल रिएक्शन में अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसको फॉर्मेशन बोलोगे, और उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन। बस इतना ही है, ज्यादा लोड टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इतनी सारी डेफिनेशंस याद करना है। इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर, मैं क्वेश्चंस के लिए ही बोल रहा हूं। तो अभी आप बोलोगे सर आपने डेफिनेशन पढ़े, दोबारा डेफिनेशन बताने से कुछ नहीं, लेकिन मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज फॉर्मेशन। पहले आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने के पहले फॉर्मेशन को समझो। व्हाट इज फॉर्मेशन? Formation is the process in which two or more substances combine together to form a single product. ऐसे बोलोगे ना, कॉम्बिनेशन बोला था वैसे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात अगर करूं तो उस वक्त आप बोलोगे सर हर वक्त ए बी के साथ कंबाइन हुआ तो सी एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगा सर, तो मैं उसको फॉर्मेशन बोलूं। तो इस वक्त जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे क्या? नहीं। एक्चुअली ये हीट ऑफ फॉर्मेशन मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोलूं और दिस वैल्यू इज सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलूं मैं इसको? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डालूं ना तो फिर क्या होगा, ए बी के साथ कार्बन बर्न अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट। तो लिबरेट कितनी? कोई बोलेगा 10 जूल, कोई बोलतेगा 50 जूल, कोई बोलता 1000 जूल, कोई बोलता 300 जूल। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन व्हेन बॉन्ड एट द सेम टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड एंड एज वी कैन से दैट इज सेड टू बी अ फिक्स आइडेंटिटी फॉर दैट कार्बन, तो मुझे एक स्टैंडर्ड टर्म को कंसीडर करना पड़ेगा। और इसीलिए उस वक्त एक कंडीशन देखो, वी कंसीडर अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और इसके लिए कुछ नॉर्म्स है। समझ गए मेरी भाषा? एक बार देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन।
तो मैं बोला कितनी होगी रे, तो कुछ ने बोला मीथेन बना मेरा, इतनी एनर्जी लिबरेट हुई। दूसरे ने बोला इतनी एनर्जी, किसने बोला कुछ एनर्जी लिबरेट होने वाली है, कोई बोलता चल रही सर लिबरेट हो रही। तो मैंने कितनी एनर्जी कब मेजर करना है, कब तक मेजर करना है, कितने समय के बाद देखना है, कितना कंपाउंड देखना है, कंपाउंड कैसे बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, देयर आर सो मेनी टर्म्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दैट। इसलिए अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको डिफाइन करूं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। थोड़ी बात करते हैं ना, हम स्टैंडर्ड बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, देखो मैं क्या बोलता हूं, तो standard enthalpy of formation of defined as the enthalpy change. Standard enthalpy of formation is defined as the enthalpy change, that is the difference between enthalpy of product and enthalpy of reactant. Actually सभी definition में ये तो common रहेगा। Standard enthalpy of formation is defined as the enthalpy change, that is the enthalpy of product and enthalpy of difference between enthalpy of product and enthalpy of reactant. When, ये important है, when 1 mole of substance is formed, 1 mole of substance formed from its constituent in their natural physical state। ध्यान रखना भी क्या होगा, क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है। इज एंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी एंथैल्पी, रिएक्शन ही तो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ही है। लेकिन उस एंथैल्पी चेंज में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, कितने मोल सब्सटेंस बनेगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, किससे बनेगा, कंस्टिट्यूएंट से बनेगा, इन देयर नेचुरल फिजिकल स्टेट। नहीं समझा सर, देखो C+O2 CO2, C+O2 CO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, दैट इज सेड टू बी CO2 की गैसेस स्टेट, O2 की गैसेस स्टेट, कार्बन की गैसेस स्टेट, की सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। देखो मैं इक्वेशन कुछ लिखता हूं, उसमें करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, C+O2 CO2 लिखते समय 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म। सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर निकाल रहे हैं, मैं अगर उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलता हूं, मैं सिंबलाइज करता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF। देखो रे ध्यान देना, तो आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, कितने मोल सब्सटेंस बनेगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट ये लोग हैं, फ्रॉम देयर नेचुरल फिजिकल स्टेट। अब देखो CO2 का फॉर्मेशन अगर मुझे निकालना है तो मैंने बोला 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म, दिख रहा है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट मतलब C और O2 कंस्टिट्यूएंट है। किसी ने मुझे तुरंत एक इक्वेशन लिख दिया, बोले देखो सर मेरे पास शॉर्टकट इक्वेशन है, CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड टू CO2, यहाँ भी तो 1 मोल CO2 बनाना, हाँ बिल्कुल बराबर है, लेकिन 1 मोल CO2 यहाँ बन रहा, लेकिन वो CO और H2 से बन रहा, CO और O2 से बन रहा, CO और O2 से बनते समय CO इज नॉट सेड टू बी इट्स नेचुरल कंस्टिट्यूएंट, CO भी किसी से बनता है, इज नॉट नेचुरल। किसी ने बोला सर ये इक्वेशन देखो C प्लस twice O कन्वर्टेड टू CO2 हो गया सर, मेरा भी 1 मोल CO2 बना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ कार्बन की सॉलिड स्टेट है, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, CO2 1 मोल CO2 जरूर बना, लेकिन कार्बन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है। किसी ने मुझे बोला C गैस प्लस O2 गैस, गैस कन्वर्टेड टू CO2 गैस एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज गिवन। किसने बोला सर क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है CO2 का? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस स्टेट में कार्बन गैस स्टेट, कार्बन की नेचुरल फिजिकल स्टेट गैस नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सेड टू बी। तो अब सभी इक्वेशन का अगर मैंने डेल्टा H यहाँ लिखा, डेल्टा H यहाँ लिखा, डेल्टा H यहाँ लिखा और डेल्टा H यहाँ लिखा, और मैंने पूछा विच इज सेड टू बी द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो आप बोलोगे सर एक बात बता दो, ये इक्वेशन, और इसके लिए जो फॉर्मेशन आएगा, अभी मैं बोल रहा था स्टेट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट पे उसकी हीट डिपेंड करती है। तो मैंने स्टैंडर्ड कौन से बोलना, और स्टैंडर्ड ये रहेगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट इन देयर नेचुरल स्टेट, देन द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। बातों को समझो, पहले क्लियर करो इन बातों को, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? Heat of formation is nothing but the enthalpy change when 1 mole of substance is formed from their constituent in their natural state। अब थोड़ा सा इतना पढ़ने के बाद एक सादा सा सवाल, आप बोलोगे सर मैंने डेफिनेशन तो आपने रटवाई मुझे, डेफिनेशन को रटवाने के बाद सादी सी बात कोई आपको पूछता है कि सर इस पे क्वेश्चंस कौन से हैं। अब छोटी सी बात देखते हैं, मैंने क्वेश्चन ऐसे बोला कैलकुलेट
the enthalpy change when 1.6 gram of CH4 is formed as the heat of formation of CH4 is स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख दो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 75 किलो जूल फॉर मोल। अब आप बोलोगे सर ऐसे सिंपल प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, लेकिन एक सादी सी बात है, क्वेश्चन जब आता है तो लोग बोलते हैं यहाँ भी फार्मूला बताओ, ये डेफिनेशन बेस्ड फार्मूला। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज फॉर्म फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, बराबर है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज CH4 75 किलो जूल। प्रॉब्लम को पढ़े, एंथैल्पी चेंज निकालो जब 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन फॉर्म हो रहा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया और एंथैल्पी चेंज निकालना। उसको बोलोगे सर ऐसे क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन के अनुसार उसने जो बोला है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज 75 का मतलब होता 1 मोल ऑफ CH4 from their constituent, then the enthalpy change is 75 किलोजूल। 1 मोल के लिए 75 किलोजूल अगर होता है तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, 1.6 ग्राम CH4 के लिए कितना होगा, यही तो निकालना है ना सर। सर 1 मोल CH4 बोले, आपको कैसे पता 75 मतलब 1 मोल होता, बोले आप ही ने तो डेफिनेशन बताई, 1 मोल ऑफ CH4 व्हेन फॉर्म एट द सेम टाइम द एंथैल्पी चेंज इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसने वर्ड यूज किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज 75, तो सर 1 मोल के लिए 75, तो 1.6 ग्राम के लिए कितना इंप्लाई 1 मोल ऑफ CH4 इज 16 ग्राम माइनस 75 किलोजूल, तो 1.6 ग्राम करस्पॉन्डिंग टू व्हाट x एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट रे, दैट इज 1.6 into -75 divided by 16 and that is equal to what, कितना होगा -7.5 किलोजूल। ठीक है, अब किसी ने बोला कि सर ये आपने प्रॉब्लम बताया, आपने बोला कि एंथैल्पी चेंज निकालो 1.6 मीथेन के लिए और हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म का इस्तेमाल किया। सर क्या होता है ना, ये थोड़ा तकलीफ देता है हम लोगों को, तो फिर क्या होगा, फिर उस वक्त एक कंडीशन देखो, यहाँ पे जनरली आपको एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या निकाला है, डेल्टा एच एंथैल्पी, मैं उसको डेल्टा एच, क्या था 1.6 वेट ऑफ सब्सटेंस था, वेट ऑफ सब्सटेंस था। सर 75 क्या था, बोले हीट ऑफ रिएक्शन थी, हीट ऑफ रिएक्शन थी या हीट ऑफ फॉर्मेशन, और उसके बाद 16 क्या था, बोले मोलर मास था, मोलर मास था। ठीक है, फिर आप अगर इस प्रकार से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए डरते हो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। अब आप बोलोगे सब्सटेंस फॉर्म के लिए है, बॉन्ड के लिए चलेगा क्या सर, चलेगा, यहां से यहां तक बराबर चलता है, वो कैसे, एक बार टर्म को देख के पता चलेगा। वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू व्हाट, दैट इज सेड टू बी हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ नहीं चलेगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। फार्मूले को नोट डाउन करके रखें, और फिर अगर आपको एंथैल्पी चेंज अगर बोला, ये एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूले वाली बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते। एक ने बोला सर 1 मोल के लिए 75, तो 1.6 के लिए कितना, वैसे 1.6 ऑफ मीथेन मतलब 0.1, 1 मोल के लिए 75 तो 0.5 7.5 आ गया सर आंसर। सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव साइन का ख्याल जरूर रखें, ये अगर आपको जमता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका ये फार्मूला भी बन गया, क्या फार्मूला बना है, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, दिया हुआ फॉर्म, बॉन्ड, डिसॉल्व जो भी होगा, मोलर मास, आगे बात। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना मोल सब्सटेंस बनेगा, क्या होगा, मतलब किसी ने बोला कि एक काम करो सर, मीथेन के कंबशन फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखो, तो मैंने लिखा है कि Hc + H2 गेट्स कन्वर्टेड टू CH4, लेकिन इस CH4 कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है और CH4 गैस है, ये इक्वेशन। और किसी ने बोला 2C + 4H2 सर गेट्स कन्वर्टेड टू 2CH4। किसी ने मुझे पूछा कि इन दोनों इक्वेशन को देख के आपके मन में क्या ख्याल आता सर,
बताओ कि सर फॉर्मेशन तो दोनों में हो रहा CH4 का, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H और डेल्टा H में, ये डेल्टा H A है और ये डेल्टा H B है। बोलो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कौन सा रहेगा? मेरा सवाल समझ रहे ना? मैंने बोला A is said to be the equation and B is said to be the equation. From these two equation, which is said to be the heat of formation of methane or which is said to be the correct equation to determine the heat of formation? तो आप बोलोगे सर ये, बोले क्यों? बोले कि सर ये 1 mole of methane is formed from their constituent। बोले ये क्यों गलत था? बोले यहाँ भी तो मीथेन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 मोल बन रहा था। किसने बोला कि सर C plus 4H कन्वर्टेड टू CH4। मेरे इस इक्वेशन में भी तो सर 1 मोल CH4 बन रहा, तो क्या मैं इस डेल्टा H को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूं? बोले कि सर कार्बन का स्टेट सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोजन में एसिड नहीं चलता है, इसीलिए। ठीक है, ये टर्म को सोच के रखे। बाय द वे न्यूमेरिकल्स एक्चुअली मैं यही बोलता हूँ कि मैंने बताया हुए सभी टर्म्स आपके आंसर तो नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कुछ और वेराइटीज आपके सामने आएगी, फिर आपको उसको सोचना है और उसके बाद आंसर देना है। हीट ऑफ कंबशन की बात क्या होगी? हीट ऑफ कंबशन इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज। यहाँ भी एंथैल्पी चेंज बोलता हूँ, एंथैल्पी चेंज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट and एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट when 1 mole of substance completely burn, 1 mole of substance completely burned, पूरा जलना चाहिए 1 मोल सब्सटेंस। तो आप बोलोगे सर completely burned, ये आपका इंपॉर्टेंट। completely burned मतलब completely burned, completely oxidized, इस तरीके से आप टर्म्स को यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो। हीट ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सोल्यूट completely dissolved in excess of solvent, जितना सॉल्वेंट लगे उतना लगाओ, लेकिन 1 मोल सोल्यूट अगर आप बोलोगे सर पूरा डिसॉल्व होगा, तो दैट इज सेड टू बी हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अनहाइड्रस सब्सटेंस, जैसे CuSO4 हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ CuSO4 अनहाइड्रस when treated with water YH2 gets converted into completely hydrate, मतलब CuSO4 5H2 ये बना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट हो गया। तो 1 mole of substance anhydrous substance is completely hydrated, then the enthalpy change is called as heat of hydration। क्या बोलोगे इसको? heat of hydration। 1 mole of solute completely dissolved, 1 mole of what that is said to be 1 mole of solute is completely dissolved in the solvent, ऐसे बोला जाएगा 1 mole of substance is complete anhydrous substance is completely hydrated, 1 mole of solid substance is completely melt, heat of fusion, 1 mole of substance liquid substance is vaporized, heat of vaporization, 1 mole of solid substance is completely gets converted to its gaseous state at the same time, heat of sublimation, 1 mole of allotrope gets converted into its second allotropic form, जैसे आप बोलोगे सर chromic sulfur gets converted into monoclinic sulfur, then the value of delta H is called as heat of transformation। क्या बोलोगे? ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सभी में 1 मोल है, तो ये थोड़ी डेफिनेशन को एक बार क्लियर करें। 1 मोल बॉन्ड 1 मोल। हीट ऑफ सब्लिमेशन जानते हो? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन रे, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू व्हाट? क्या होता है डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन? करेक्ट, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा H ऑफ बोलो वेपोराइजेशन। ये सभी टर्म्स को याद करोगे, इस तरीके से टर्म्स रहेंगे और इन टर्म्स के साथ कुछ वैल्यू थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन का टर्म अजीब है, इसमें हम लोगों ने 1 मोल लिखते, ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो, क्या होता है मैं सेपरेट पढ़ा दूंगा, इतना ठीक है? करोगे क्लियर? डेल्टा H का टर्म, बाकी करते रहे, सॉल्व